नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो हमारा कोटा है उसके बारे में। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था हमारा, जिसके अंदर ऐसा बोला गया था कि हमारा जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 10% रिजर्वेशन जो है निर्धारित किया जाएगा। और 10% जो रिजर्वेशन होगा वो किन किन क्षेत्रों में होगा और वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा एक्चुअल में है क्या। और रिसेंटली दोस्तों अगर हम आपको बताएं तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी चैलेंजेस हुए हैं कि कई लोगों ने याचिकाएं दायर की हैं कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा को जो है हटाया जाना चाहिए और ये जो है विधि और कानून के खिलाफ है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके अंदर कि इसका वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करेंगे अभी हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा क्या था, तो सबसे पहले हम आपको बताएं दोस्तों, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा हमारे जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। और ये कब लाया गया था दोस्तों, ये लाया गया था जनवरी 14 2019 को, जब हमारे प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर सहमति दी थी। उसके बाद में ये कानून में लाया गया था। अगर हम बात करें किस चीज़ से रिलेटेड था, तो हमारे दोस्तों ये रिजर्वेशन से रिलेटेड था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, यानी आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए, कि जो लोग गरीब हैं, जिनकी जो वार्षिक आय जो निर्धारित आय है उससे कम है, तो उनके लिए 10% सीटें जो है रिजर्व होनी चाहिए। किसमें? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और पब्लिक सेक्टर की जो हमारी सरकारी नौकरियां हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की चाहे वो सेंटर लेवल की हो, उनके अंदर। अगर हम बात करें दोस्तों इसके की फीचर्स क्या थे, यानी इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, इसके मुख्य किन बिंदुओं के ऊपर ये काम करता था। पहला इसका करेक्टरिस्टिक था दोस्तों कि 10% सीटें जो है रिजर्व करता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। किसके अंदर? चाहे वो आपकी सेंटर लेवल की जॉब हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, या फिर चाहे वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमारे गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसके अंदर रिजर्वेशन की बात हो, एडमिशन की बात हो, उसके अंदर। अगर हम इसको देखें दोस्तों कि इसका क्राइटेरिया क्या था, तो इसके क्राइटेरिया के लिए जो है दोस्तों सबसे मेन फैमिली इनकम को देखा गया था। एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग कितनी है हमारी, उस चीज़ को देखा गया था। फैमिली इनकम इसके अंदर रखी गई थी दोस्तों 8 लाख रुपये सालाना। और अगर एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर ये था कि अगर मान लो कोई शहर का निवासी है, शहरी नगर पालिका के अंदर, उसके पास जो है दोस्तों 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का जो है मकान नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें गांव का अगर कोई निवासी, तो उसके पास 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का जो मकान है वो नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों कि ये संविधान के किस आर्टिकल में इसको जोड़ा गया था, तो जैसा कि हम आपको बताएं कि रिजर्वेशन की जो पहले वाली कैटेगरी थी, जो हमारी कास्ट बेस पे हैं, जो SC ST और OBC कास्ट के जो लोग हैं, उनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो हमारे आर्टिकल के 15 के 4 पार्ट में है और 16 के 5 पार्ट में है। इसी प्रकार से इसको जो है 15 के 6 पार्ट में और आर्टिकल 16 के 6 पार्ट में इसको जोड़ा गया था दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों कि ये किसके लिए था, तो ये जो हमारे ऑलरेडी जो रिजर्वेशन ले रहे हैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, उनके लिए ये कोटा नहीं था। ये कोटा खाली उनके लिए था कि जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको कोई कास्ट का जो दूसरी कास्ट का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन वो पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, उनकी वार्षिक आय जो है न्यूनतम आय से काफ़ी कम है, वो लोग बहुत गरीब हैं, उन लोगों के लिए ये कोटा लाया गया था दोस्तों। और ये दूसरा, जैसा हमने आपको बताया था कि ये सेंटर और स्टेट दोनों की जो सर्विसेज हैं, जो सेंटर सर्विसेज होते हैं वो स्टेट लेवल की सर्विसेज, जो गवर्नमेंट सर्विसेज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है रिजर्वेशन निर्धारित करता है। अभी हम बात करें कि रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है दोस्तों, तो रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो है दोस्तों एक इसको चैलेंज किया गया है। काफ़ी याचिकाकर्ताओं ने जो है याचिकाएं डाली सुप्रीम कोर्ट में कि इस रिजर्वेशन को जो है हटाया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वर्डिक्ट दिया है वो इसके फेवर में दिया है और इसको जो है अपहेल्ड किया है कि ये कोटा नहीं हटाया जाएगा। और वहाँ पे जो 5 जजों की बेंच थी उसके अंदर 3-2 की बहुमत से जो है इसको 3 लोगों ने इसके फेवर में वोट किया है और 2 जजों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया। तो ये मतलब कि अपहेल्ड रहा है कि ये जो है बरकरार रहेगा। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि वर्डिक्ट में क्या था और मेजोरिटी ने इसका क्या व्यू दिया है दोस्तों, तो वर्डिक्ट में दोस्तों ये था, याचिकाकर्ताओं ने ऐसे बोला था
कि अगर ये कोटा और ऐड कर दिया जाता हमारे रिजर्वेशन सिस्टम में, तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बेसिक स्ट्रक्चर का वोलेशन करता है। वो उसका वोलेशन कैसे करता है दोस्तों, इसको देखते हैं। वोलेशन ये इसलिए करता है उनके हिसाब से, क्योंकि ये जो है 50% से ऊपर जो हमारा रिजर्वेशन जो है हो जाएगा, मतलब कि सभी कैटेगरियों को मिला करके। क्योंकि अगर हम देखें तो 15% एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए और 27% जो है ओबीसी के लिए, तो लगभग ये जो है 49 के आसपास बैठ रहा है। और 49 में अगर हम 10% और ऐड कर देंगे तो 59 हो जाएगा। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बोला गया था मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कि मैक्सिमम जो रिजर्वेशन होगा वो 50% तक रखा जाएगा। तो जो लोग इसके अगेंस्ट में हैं उनका ये कहना है कि इस हिसाब से जो है रिजर्वेशन की कैटेगरी ज़्यादा बढ़ाने से जो है 60% के आसपास या उससे ऊपर तो रिजर्वेशन की कैटेगरी हो जाएंगी, तो बाकी लोगों के लिए तो जो खाली 40% ही बचेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन है। लेकिन जो हमारी जजों की जो बेंच है जिसने इसके फेवर में जो अपना डिसीजन दिया है, वो बोलते कि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है कि सभी लोगों को जो है अपलिफ्टमेंट किया जाए, ना कि ये कहता है कि जो लोग बिल्कुल आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको भी वैसा ही देखा जाए जो बिल्कुल फ्लोरिस हैं, जो अच्छे मतलब के पैसे कमाते हैं, उनके लेवल में उनको नहीं देखा जा सकता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बेसिक स्ट्रक्चर, इससे कुछ वोलेशन नहीं हो रहा है। दूसरा, उन्होंने इसलिए इसका फेवर किया है 3 जजों ने कि ये जो है जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी थी, लेकिन उनको कोई कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन पहले नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन वो गरीब हैं इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, उनका भी अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। तो इसलिए ये उन्होंने उसको वैलिड कहा है। तीसरी चीज अगर हम देखें तो उन्होंने बोला कि ये अपर कास्ट के जो पुअर पीपल हैं उनका अपलिफ्टमेंट इस कोटे की वजह से संभव है। चौथा, अगर हम उसको देखें तो उन्होंने बोला है कि ये ऐसे प्रोविजन जो है अडोप्ट करता है कि जिससे उनका एजुकेशन जो है वो डेवलप किया जाएगा, और एजुकेशन डेवलप होगा तो एक ना एक दिन वो जो है अपने जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है उससे बाहर आने में सक्षम हो सकेंगी। अगर हम देखें तो इसके अंदर उन्होंने बोला वही जो हमने बताया था आपको कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी कि जो है 50% से ऊपर रिजर्वेशन को जो है एक्सीड नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद में ऐसा कुछ नहीं था कि ये रिपोर्ट जो है बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल थी, इसके अंदर भी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो है लोगों की भलाई के लिए है, जनता के उत्थान के, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ही है। अगर हम बात करें दोस्तों कि माइनॉरिटी मीन्स जिन जजों ने इसके अगेंस्ट में उसका अपने व्यूज दिए हैं उनका क्या कहना था, तो उनका ये कहना था कि ये जो है इनजस्टिस है। इनजस्टिस कैसे है कि इसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी यानी जो लोग पहले से रिजर्वेशन, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ले रहे हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, उनका ये कहना था। तो इनका ये कहना था कि उन लोगों को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए, लेकिन ये कोटा जो है दोस्तों खाली उन लोगों के लिए है जो और कोई रिजर्वेशन नहीं ले रहे हैं, जिनको पहले से कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, लेकिन वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इस बेसिस पे उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। लेकिन ये लोग जो कहते हैं कि इसके अंदर जो है एससी, एसटी और ओबीसी को भी इंक्लूड किया जाए, भले ही वो पहले से रिजर्वेशन ले रहे हों। इसलिए क्या है कि माइनॉरिटी ने इसके अगेंस्ट में दिया था कि ये जो है गलत है, इसके अंदर उनको भी ऐड किया जाना चाहिए, ये इनजस्टिस बोला था उन्होंने। अगला इन्होंने बोला था कि ऐसे परमिट करता है कि अगर मान लो 50% सीलिंग लिमिट जो थी उसको अगर क्रॉस करने में अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, अगर किसी एक ग्रुप को हम अगर आज रिजर्वेशन देते हैं 50% की सीलिंग को क्रॉस करके, तो कल कोई दूसरा ग्रुप को भी हमें रिजर्वेशन देना पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या है कि एक गेटवे ओपन हो जाता है, इसलिए उन्होंने जो है इसके अगेंस्ट में व्यू दिए थे कि इस कोटे को जो है खत्म किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों एज ए नॉर्मल सिटीजन और एज ए स्कॉलर, तो अगर कि इसके एडवांटेज क्या रहेंगे, तो सबसे पहले अगर हम इसका एडवांटेज देखें तो इन इक्वलिटी को जो है ये दोस्तों एड्रेस करेगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं बट क्या है कि इकोनॉमिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये जो है दोस्तों उनके अंदर जो इनइक्वलिटी है कि वो हालांकि कास्ट सेम है बट इकोनॉमिकल फैक्टर उनके अलग अलग हैं, तो उसको जो है ये एड्रेस करेगा, ये दिखाएगा कि उसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको रिजर्वेशन की आज जरूरत है, तो उस बेसिस पे उनको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगला क्या करें, रिकॉग्निशन होगा इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का, क्योंकि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का जो है दोस्तों ये रिकॉग्निशन होना बहुत जरूरी है, जिससे हमें पता चले कि वास्तव में कोटे की जरूरत किसको है।
अगला अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, जैसे हमने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको एक रिकॉग्निशन मिलेगा। अगला हम बात करें, जैसा कि सभी लोगों के मन में एक ये स्टिग्मा, एक ये मिथ टाइप रहता है कि रिजर्वेशन तो जो है खाली कास्ट बेस मिलता है, अगर हम लोअर कास्ट में पैदा होते तो ही हमें रिजर्वेशन का फायदा मिल सकता था। तो ये उस स्टिग्मा को भी जो है रिमूव करेगा, क्योंकि इसके अंदर ये देखा जाएगा कि रिजर्वेशन जो है कास्ट बेस पे आपको नहीं दिया जा रहा, रिजर्वेशन उस बेस पे दिया जा रहा है ताकि आपका अपलिफ्टमेंट हो सके। आज आप कमजोर हैं तो अपने जो कमजोर वर्ग से बाहर निकल के आप जो है सक्षम बन सके। इसलिए जो हमारा हिस्टोरिकल जो लोगों के अंदर जो स्टिग्मा, जो दिमाग में चीज बैठी हुई है कि कास्ट बेस रिजर्वेशन ही मिलता है इंडिया में, तो उसको जो है ये दूर करेगा। तो इससे कम से कम जो अपर क्लास के लोग हैं जिनको वास्तव में रिजर्वेशन की जरूरत है वो इससे कम से कम फायदा ले सकेंगे। चैलेंज की अगर हम बात करें दोस्तों कि इस कोटे को रखने में चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है दोस्तों, एग्जैक्ट डाटा जो है गवर्नमेंट के पास इसका नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है क्राइटेरिया काफी बड़ा लगा रखा है। जैसे कि आपकी जो इनकम होगी 8 लाख रुपए से जो है इसके अंदर ज्यादा होगी। अब गवर्नमेंट के लिए फाइंड आउट करना कि कितने लोग ऐसे हैं, क्या पता कोई सरकारी नौकरी में हो और मान लो कोई सरकारी नौकरी में है, चाहे भले ही वो डी ग्रुप में है, लेकिन उसकी 8 लाख रुपए सालाना से ज्यादा तो नहीं बैठ रही, लेकिन वो सक्षम तो है किसी स्कूल में पढ़ने के लिए, या फिर एक नॉर्मल कोई सी ग्रेड की नौकरी करता है, उसकी वार्षिक आय अगर मान लो 6-7 लाख रुपए भी है तो भी वो सक्षम है। इतनी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सक्षम हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि उसको रिजर्वेशन दिया जाए उसके बाद ही वो सक्षम होगा। तो ये एक चैलेंजेस हमारे सामने हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया है कि क्या उन्होंने जो 8 लाख रुपए की जो सीलिंग लिमिट लगाई है कि इनकम के बेसिस पे ये रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा, तो क्या ये उन्होंने पर कैपिटा जीडीपी को कैलकुलेट करके लगाई है? क्योंकि अलग अलग स्टेट की जीडीपी को जो है दोस्तों अलग अलग उससे देखा जाएगा। किसी स्टेट की मान लो जीडीपी है 100 रुपए और वहां पे 10 ही लोग रहते हैं, तो उसकी जीडीपी ज्यादा होगी जिसकी अगर मान लो दूसरे स्टेट की जीडीपी है 100 रुपए और वहां पे 70 लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिहार की जो जीडीपी है वो गोवा की जीडीपी से कम ही होगी हमेशा। तो क्या गवर्नमेंट ने इस चीज को देखा कि पर कैपिटा जो इनकम है किसी स्टेट के अंदर, तो क्या वो सभी के लिए एक जैसी लिमिट लगाना वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या स्टेट वाइज अलग अलग जो है किसी एक निर्धारण जो है मूल्य तय करके ही उसकी जो है जीडीपी को काउंट करके पर कैपिटा इनकम को, एक इंडिविजुअल आदमी की जो इनकम है उसको काउंट करके ही ये सीलिंग लिमिट लगाई जाए। अगर हम बात करें दोस्तों क्या वे फॉरवर्ड हैं इसके, तो कई जो हमारे रिसर्चर स्कॉलर जो हुए हैं, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं, उन्होंने ये बोला है कि वे फॉरवर्ड इसका क्या होना चाहिए कि रिजर्वेशन का अगर हम देखें जो ये लगाया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, तो उन्होंने बोला है कि रिजर्वेशन के स्कोप को बढ़ाने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए ये कोई रामबाण नहीं है, इससे कोई ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। क्योंकि मैक्सिमम जो है ये रिजर्वेशन जो पार्टियां लगाती हैं वो किसी लिए इलेक्टोरल गेन्स के लिए लगाती है, अपनी छवि को सुधारने के लिए, अपने वोट बटोरने के लिए लगाती हैं। और हमने रिजर्वेशन ज्यादा देने की बजाय क्या करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, जो हमारे इफेक्टिव मेथड हैं उनको ज्यादा अपनाना चाहिए और अपलिफ्टमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी भी कम्युनिटी के अंदर अगर हमें अपलिफ्टमेंट करना है तो एजुकेशन को, मेडिकल को और जो हमारी जो सोशल प्रॉब्लम है उनको हमें सोल्व करना पड़ेगा। उससे आप रिजर्वेशन से ऐसा इंश्योर नहीं कर सकते, 100% आप ऐसे इंश्योर नहीं हो सकते कि आपने अगर रिजर्वेशन दे दिया तो किसी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो सकता है। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी जो हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो उनके टाइम पे शॉर्ट आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी।